हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो पर आपको छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2003 में पूछे गए प्रश्नों के महत्वपूर्ण व्याख्या सहित आंसर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, टोटल 75 प्रश्नों को शामिल किया गया है समान अध्ययन से संबंधित। बने रहिए, वीडियो के अंत तक काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगली वीडियो पर हम आपको छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2004 में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्नों का हल लेकर के आएंगे। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो व्यक्तियों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स तथा वीवी राव। इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञों का योगदान है, उसमें सर्वप्रमुख नाम राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी जी का आता है। इन दोनों पुरातत्व विशेषज्ञों ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराई और बाद में राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सन 1946 ईस्वी में सर मर्टिमर व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करके पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त की गई। सर जॉन मार्शल का भारतीय इतिहास में बहुत योगदान है। मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशक के पद पर कार्यरत रहे। पुरातत्व विशेषज्ञ रंगनाथ राव के निर्देश में लोथल का टीला अहमदाबाद जिले में सरगवल के समीप स्थित था की खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे रंगनाथ राव ने जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉक यार्ड बताया है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदी बाड़ा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। यह नगर मोहनजोदड़ो से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। सन 1837 में अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम अध्ययन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने लेखों के देवान प्रिय और प्रियदासी की पहचान अशोक के रूप में की गई। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश की अवधि में शासन किया। प्रश्न है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया। तो इसका सही जवाब है 319 ईसा से 550 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होने वाला है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। आपको याद रखना है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, व्यापम के एग्जाम में, कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। यह संभवतः एक साधारण सामंत था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। गुप्त वंश का शासनकाल संभवतः 319 से 550 ईसा तक था। छत्तीसगढ़ आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। हुड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल 450 से 467 ईस्वी के मध्य हुआ। हुड़ों का नेता खुशनेवाज था। हुड़ों का नेता खुशनेवाज था। युद्ध की भयंकरता का संकेत भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। हुड़ों के ऊपर स्कंदगुप्त की विजय का प्राण जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें हुड़ों को मल्लेच कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईसा पूर्व था। ये गुप्त वंश के पहले शासक हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इन्होंने इतिहास में एक नए संवत का प्रवर्तन किया, जिसे बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना उसके संधि विग्राहिक हरिशेड़ ने की है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी दी गई है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवश्री, देवगुप्त और देवराज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अलाउद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। अलाउद्दीन ने द्वितीय सिकंदर ए शाही की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन ने नवीन धर्म आरंभ करने की योजना बनाई, परंतु उसके वफादार मित्र कोतवाल अला उल मुल्क ने उसे सलाह दी कि नवीन धर्म चलाने का विचार त्याग दे, क्योंकि यह कार्य शासकों का न होकर पैगंबरों का होता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने तुर्क ए चहल गानी की समाप्त कर दिया। जौन खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। मुहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपनाह नगर की स्थापना की थी। इतुलतमिश की ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इतुलतमिश था। इतुलतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की और इतुलतमिश को गुलाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने क्या नाम रखा? तो इसका सही जवाब है बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को परगना एक छोटे राज्य में जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। उसके पिता का नाम उमेर शेख मिर्जा था। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर एक विद्वान शासक था। उसने अपनी आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। तुज़्क-ए-बाबरी बाबरनामा संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखती है। बाबर ने कलंदर की उपाधि भी धारण की। कृष्णदेव राय बाबर का समकालीन शासक था, जिसकी बाबर ने प्रशंसा की। बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल सिंहासन पर 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा वंश से पूछा गया प्रश्न है
एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदशिवराव भाऊ के बीच हुआ। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में यह तीसरा युद्ध हुआ था, जिसे काशीराज पंडित ने अपनी आंखों से देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। कब हुआ? तो 1761 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली, जिसे एशिया के सामाजिक तथा सांस्कृतिक, प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। इन्होंने प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया तथा उत्तरकालीन प्राच्य विद्या के अध्ययन के कार्य को बढ़ावा दिया। इस संस्था ने भागवत, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मनुस्मृति आदि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स का जन्म लंदन में हुआ था। 1783 ईस्वी में बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए तथा इसी वर्ष इन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार तथा इसके सुदृढ़ीकरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि भागवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था, किस संस्था ने करवाया था? तो आपको याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने करवाया था। ठीक है, सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी राजगोपालचारी। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी 1948 से 50 के गवर्नर थे और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसी प्रकार डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 रहे। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए और इसके बाद 1962 से 67 तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की, जिसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती के आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया और 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करके नवसारी जिले के दांडी नामक ग्राम में 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के इल्वा से पेरिस की ओर से किए जाने वाले अभियान से की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा भी गया है कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930 को। दांडी नामक स्थान पर कब पहुंचा? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कितने सहयोगियों ने भाग लिया? तो 78 ने। कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित हैं। तो देखिए मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, मोपला जनजाति केरल से संबंधित है। इसी प्रकार टोडा तमिलनाडु
टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है, और मुंडा झारखंड या उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा यहाँ पर दिया है, उड़ीसा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबाथ दिखाते हैं, तो आइसोबाथ क्या दिखाते हैं? तो दोस्तों गहराई दिखाते हैं। आइसोबाथ समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है, और वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा में लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा में लगे भारत के राज्य हैं, देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तो बांग्लादेश से 5 राज्य जुड़ी हुई हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा और पांचवा असम। इसी प्रकार म्यांमार जो पड़ोसी देश है हमारा, 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसी प्रकार भूटान से भी 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतर्गत द्वीप कितने हैं? तो 247 द्वीप हैं भारत के अंतर्गत, और ये सारे द्वीप देखिए दोस्तों बहुत सारे द्वीप, जैसे 240 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप तृतीय युग की पर्वतमाला बढ़े हुए भाग के रूप में अवस्थित हैं, जबकि अरब सागर में स्थित द्वीपों की संरचना में प्रवाल के अवशेष पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप का विस्तार 8300 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़। आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर आधारित है, और यहाँ के धान की ज़्यादा पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम, क्योंकि मोनोजाइट, थोरियम और जो है बेरिलियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से क्रोमियम अणु शक्ति संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित से होकर जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होकर गुजरती है, जिसकी कुल लंबाई 1235 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, ठीक है, 1235 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है बृहस्पति, और सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है, और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। सौरमंडल में इसके 67 उपग्रह हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम जैसी गैसें पाई जाती है। आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, इसके 67 उपग्रह हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम जैसी गैसें पाई जाती है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, इसे बोहर का तारा भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, और आकार की दृष्टि में बृहस्पति के बाद शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें अंबेडकर के अलावा श्री एन गोपाल स्वामी, AK अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सद्दुल्ला, BL मित्र, DP खेतान आदि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और इस संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। KM मुंशी संविधान सभा द्वारा गठित समितियों में कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति यानी कि संविधान सभा द्वारा गठित समिति के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी थे। आपको याद रखना है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका क्षेत्राधिकार नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इस प्रकार का कोई शक्ति प्राप्त नहीं होता है। और जबकि जैसे राज्यपालों को अपने राज्य के अंतर्गत विधायिका, न्यायपालिका तथा कुछ प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हैं, जो वह उस राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी स्थानों में प्रयोग करता है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका क्षेत्राधिकार नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को ज्ञात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे तथा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 अवधि तक उपराष्ट्रपति रहे, 1952 से 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत के मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। भारत का सर्वोच्च अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। कैबिनेट सचिवालय की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाती है। भारत में इस पद का आरंभ सन 1950 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा यह भंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। परंतु ब्रिटेन के महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? इसका सही जवाब है 6 माह। विधानसभा या फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगर वह 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं होता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है, तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कहाँ अनुमोदन किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधिक निकाय है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया है। सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही योजना आयोग द्वारा निर्मित किसी योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। इसके उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं, आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा कब हटाए जा सकते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद, ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350A के तहत प्रत्येक राज्य तथा उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। अनुच्छेद 249 में यदि राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा यह संकल्प पारित किया जाता है कि राष्ट्रपति यह अमुक विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की हरित क्रांति का गहरा संबंध किससे है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, हरित क्रांति तो डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, भारत की हरित क्रांति में डॉक्टर स्वामीनाथन का गहरा संबंध है। वे एक कृषि वैज्ञानिक हैं। हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। डॉक्टर कुरियन का सबसे बड़ा योगदान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों में राजस्व के बंटवारे के लिए मानदंडों की अनुशंसा वित्त आयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्र ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 263 में ऐसी परिषद की स्थापना तथा कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंदों के कारण गोलाकार होती है। ठीक है, तो वर्षा की बूंदें किन कारणों से गोलाकार होती है? तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन या फिर मीटर है। ज्ञातव्य हो कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, टेम्परेचर। ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है टेम्परेचर, यानी कि थर्मोस्टेट स्थिर तापमान संचालित करने वाला यंत्र है। किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ताप कहते हैं, अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सुमेलित करने वाला है। तो पैदोमीटर समुद्र की गहराई नापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर
वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर सॉरी, वायुमंडलीय दाब सॉरी, यहाँ पर फिर से देखिए, पैदोमीटर समुद्र की गहराई और बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई नापा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तेजक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अल्कोहल। अल्कोहल उत्तेजक के रूप में जाना जाता है। यह उत्तेजक संवेदनाओं को ग्रहण करके शरीर को क्रियाशील बनाता है। सिगरेट, marijuana और अफीम मस्तिष्क को सुस्त बनाने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो कितना सेल्सियस होता है, ठीक है। देखिए 150 सेल्सियस से कम तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं तथा इन निम्न ताप का उपयोग करने वाले प्रक्रियाओं एवं उपयोगों का अध्ययन क्रायोजेनिक इंजीनियर के तहत किया जाता है। अति निम्न ताप पर भरे गए ईंधनों का सहजता से उपयोग कर लेने वाले इंजनों को ही क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइका क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है माइका। अभ्रक यानी माइका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ज्ञातव्य है कि संसार के लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। यह एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कांतीय चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान संबंधित है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी वर्ग हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, हमारे दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति ए बी रक्त समूह का है, ए बी वाला है, तो किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है। लाल रुधिराणुओं से उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ए बी तथा ए बी ओ तथा ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर्स तथा ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है, अर्थात वह किसी भी ग्रुप का रक्त ले सकता है। तो दोस्तों जो ओ रक्त समूह है, ठीक है, ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, वो किसी को भी रक्त दे सकता है और जो ए बी है वो किसी का भी रक्त ले सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि कार्य करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका सही जवाब है जैविक खेती। जैविक कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। आजकल जैविक कृषि का प्रचलन जोरों से बढ़ रहा है। इसके लिए किसान वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और अन्य सड़े गले पदार्थों का खाद बनाकर खेतों में इस्तेमाल करते हैं। शिफ्टिंग खेती मानव की आदिम अवस्था की कृषि थी। इसमें सबसे पहले कुल्हाड़ी से वन के किसी छोटे खंडों को साफ करके झाड़ियों को जला दिया जाता था। इसके बाद कुछ वर्षों तक कृषि की जाती थी। भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर यही क्रिया दूसरी जगह की जाती थी। ग्रीन हाउस को ढकने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है और उसमें कृषि अनुकूलन तापमान की व्यवस्था की जाती है जिससे पौधों के बाहर के वातावरण से कोई मतलब ना हो। इसी को ग्लास हाउस खेती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ समान ज्ञान संबंधित है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि जनरल जो भारत के जनरल नॉलेज संबंधित था, टोटल 38 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है छत्तीसगढ़ समान ज्ञान और अभी पैटर्न बदल गया है। 100 क्वेश्चन में टोटल
15 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से होता है दोस्तों, ठीक है। और बाकी जो 50 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल और आपका जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन से होता है, जैसा कि आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो 1 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1 नवंबर सन 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य भारत संघ के मानचित्र में 26वें स्वतंत्र राज्य के रूप में अंकित हुआ। मध्य प्रदेश के दक्षिण में 17.48 उत्तरी अक्षांश से 24.6 उत्तरी अक्षांश तथा 80.14 पूर्वी देशांतर से 84.51 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। राज्य का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। रायपुर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों रायपुर। कार्बन का एलोट्रोप खनिज हीरा एक मूल्यवान रत्न है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के मैनपुर व देवभोग तहसील में हीरे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस भूमि की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है? इसका सही जवाब है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ये अधिक सघन, दृढ़ तथा कुछ कंकरेली होती है। इसमें संकुचन और फैलाव अधिक होता है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। पोटास एवं चूने की मात्रा अधिक है। इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। लाल मृदा का कड़ा कर संद्राद एवं भुरभुरी संरचना होती है। यह मृदा अम्लीय होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस एवं चूना की कमी होती है। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। इसमें एल्यूमीनियम एवं आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अत्यंत कम होती है। इससे मोटे अनाज की खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है तथा पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे प्राय सभी फसलें उगाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप पूरे मिट्टी के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए जो काली मिट्टी है इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है और इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो देखिए छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी में को स्थानीय भाषा में भाटा मिट्टी कहा जाता है और इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। इससे एल्युमिनियम एवं आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी मृदा अधिक उपजाऊ होती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जिले हैं, तो ये पुराना डाटा है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को याद है छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले हो चुके हैं, ठीक है। और प्रश्न काल के समय यानी छत्तीसगढ़ निर्माण के समय टोटल 16 जिले थे और वर्तमान में अभी 33 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 32% से अधिक। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो 32% से अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 30% है दोस्तों, ठीक है। 30 से 32% है लगभग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों उन पर बसे नगरों को सुमेलित कीजिए। तो हसदो कोरबा, हसदो नदी किनारे कोरबा है और महानदी राजिम, ठीक है। इंद्रावती जगदलपुर और शिवनाथ दुर्ग, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है? तो अभी तो बढ़ गया है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में तो 44.21% लगभग है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। 44.21%, जो कि पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। और छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ के एकमात्र इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दंतेवाड़ा जिला में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में मिला तथा 1983 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि तर्क शक्ति से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, किसी महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी पूरी करें, श्रेणी पूरी करें। इसका सही जवाब है 3, 9, 18, 27, 36, 54, 45 आने वाला है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संख्या का वर्ग 73, 96 है? तो दोस्तों यहाँ पर तर्क शक्ति और गणित से संबंधित प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जीएस का प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीएस का प्रश्न यहाँ पर चलिए देखते हैं, समसामयिक देखते हैं। ठीक है, वर्ष 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वर्ष 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता, एडवोकेट व न्यायाधीश शिरीन आबादी को दिया गया था। सूकी ने म्यांमार की लोकतंत्र बहाली के लिए एक लंबा अभियान चलाया है। जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कोफी अनान घाना के निवासी हैं और यूएन के महासचिव पद पर नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुरेटो को दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नाभिकीय कमान की बागडोर के हाथ में? तो भारत के नाभिकीय कमान बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि भारत में नाभिकीय कमान की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और 4 जनवरी सन 2003 को भारत के विध्वंसकारी नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग के मामले में राजनीतिक एवं सैन्य तंत्र गठन किया गया। इसके लिए सरकार ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण NCA का गठन किया है। इस प्राधिकरण में शीर्ष पर राजनीतिक परिषद व दूसरे स्तर पर कार्यकारी परिषद होती है। राजनीतिक परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अनुपम खेर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनुपम खेर, तो देखिए ऑप्शन बी, सेंसर बोर्ड। 24 अक्टूबर 2003 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनुपम खेर की नियुक्ति किया था। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। सन 1975 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसका पंजीकरण हुआ, जो संघ सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में भारतीय साहित्य का विकास करने, उच्च साहित्य मानकों का निर्माण करने, सभी भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को उत्साहित करने और इनके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए किया गया। वर्तमान में सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिरल गोरसोको था, तो ऑप्शन इसका एक विमान वाहक पोत। एडमिरल गोरसोको एक विमान वाहक पोत था जिसे रूस द्वारा निर्मित किया गया था। रूस द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन पदस्थ किए गए हैं? इसका सही जवाब है माता प्रसाद। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय संघ लोक सेवा आयोग के पद से माता प्रसाद को पदस्थ किया गया था। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEA से आशय है, तो NEA से आशय है मतलब नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ठीक है। NEA का आशय नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है से जिसकी स्थापना विधानसभा, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका कार्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना और उसे क्रियान्वित करना है। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर मानक निर्धारित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यबंद कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है त्रिशूल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने तकनीकी खामियों के चलते अपनी महत्वाकांक्षी त्रिशूल मिसाइल परियोजना को बंद कर दिया। इसे शोध एवं विकास की श्रेणी में शामिल कर दिया है। साथ ही सेना के इजराइल के बराक मिसाइल खरीदने की अनुमति दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2003 के लिए बुकर प्राइज को दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, DBC पियरे। वर्ष 2003 का बुकर पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई मूल के आयरलैंड के उपन्यासकार DBC पियरे को उनके उपन्यास वेरनन गाइड लिटिल के नाम के लिए दिया गया था। सन 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ष 2001 में पर बल दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी पर हमला। विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में गरीबी निदान का विशेष बल दिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गरीबी के कारण ही विभिन्न समस्याएं जन्म लेती है। विश्व विकास रिपोर्ट 2001 की थीम डेटा फॉर बेटर लाइफ। यह रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित है कि डेटा कैसे गरीब लोगों के रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओबेदुल्ला गोल्ड कप के लिए है, तो ओबेदुल्ला हॉकी के लिए है। आगा खां कप, ओबेदुल्ला गोल्ड कप, रंगास्वामी कप, बॉम्बे गोल्ड कप आदि हॉकी संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शब्द बोगी का संबंध किससे है? तो ये गाल्फ से संबंधित है। टी बोगी, स्टाइमी, पुट, कैडी, होल, लिक्स, न्यूलिक आदि शब्द गोल्फ से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी राशि मिलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के समय 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, जबकि वर्तमान में 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2003 किस टीम ने जीती थी? इसका सही जवाब है मुंबई। वर्ष 2003 में मुंबई ने तमिलनाडु को हराकर 35वीं बार रणजी ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। वर्तमान में 2019 से 20 रणजी ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी कौन है? इसका सही जवाब है कपिल देव। प्रश्नकाल के समय सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी कपिल देव को चुना गया था। क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा थे वर्ष 2019-20 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 सितंबर 2003 को मलेशिया में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत ने जीता। तो छठे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल 4-2 में पराजित किया था और खिताब पर कब्जा कर लिया। यह मैच मलेशिया में हुआ था और भारतीय टीम के कप्तान धनंजय पिल्ले थे। पुरुष एशिया हॉकी कप 2017 भारत ने मलेशिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, तो खेल से संबंधित बहुत सारा प्रश्न इसमें पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंबलडन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा। ठीक है, तो विंबलडन टेनिस 2003 की महिला युगल में सानिया मिर्जा व एलिसा क्लेबोनो रूस ने, कैटरीना मोमा चेक गणराज्य व
क्राइजेक नीदरलैंड को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। इस प्रकार सानिया मिर्जा प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने विंबलडन जीता है। बेल्जियम की एरिस मार्टिन और चीन ताइपे की हसीम सुई ए विंबलडन 2021 महिला युगल खिताब अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। इंडिया विंस फ्रीडम ऑल हिलाल पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तकें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड आदि हैं। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड सरोजनी नायडू की प्रमुख रचना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की तरफ से यूएनओ में नियुक्त महिला थी। एम फातिमा बीबी को भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? इसका सही जवाब है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। भारतीय राजनीति में अपराधियों की बढ़ती जनसंख्या और राजनेताओं तथा अपराधियों से साठगांठ की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार बोहरा समिति का गठन 1993 में किया। इस समिति ने सुधार के लिए कई उपाय बताए। बोहरा समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए हम इसी तरह का वर्ष 2003 से वर्ष 2023 तक टोटल 20 साल में पूछे गए जो छत्तीसगढ़ पीएससी से पूछे गए प्रश्नों का हल लेकर के आएंगे बारी बारी से। अगली वीडियो पर हम वर्ष 2004 में पूछे गए प्रश्नों का आंसर लेकर के मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरह का जानकारी पाने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएं।